नमस्कार। अनिवॉक्स की एक बेहद रोमांचक काल्पनिक मिलिट्री थ्रिलर कहानी ऑपरेशन सिंदूर के इस विस्तृत और निष्पक्ष विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे सैन्य अभियान की परिकल्पना पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे एक दर्दनाक आतंकी हमले के जवाब में बुना गया है। इस पूरी चर्चा के दौरान हम इस कहानी की टाइमलाइन, इसके कूटनीतिक दांव-पेच और उस शानदार स्ट्रैटेजिक योजना की तह तक जाएंगे जिसे इस थ्रिलर में बड़े ही प्रभावशाली ढंग से पेश किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे कहानी के भीतर चलते हैं। शुरुआत करते हैं कहानी के उस खौफनाक बिंदु से जिसने इस पूरे ऑपरेशन की नींव रखी। 22 अप्रैल 2025 की दोपहर, पहलगाम की खूबसूरत बाइसरन घाटी, जहां अचानक 5 से 6 आतंकी घुस आते हैं। और सबसे भयानक बात, उन्होंने अपने शिकार को उनके धर्म के आधार पर बांटना शुरू कर दिया। वो लोगों से उनका धर्म पूछते और बस उसी आधार पर उन्हें मौत के घाट उतार देते। कहानी का यह हिस्सा उस क्रूरता को स्थापित करता है जिसका जवाब आगे मिलना अभी बाकी है। घटनाओं का यह क्रम शानदार ढंग से दर्शाता है कि यह जियोपॉलिटिकल थ्रिलर कितनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है। जरा सोचिए, 22 अप्रैल की उस त्रासदी से लेकर 29 अप्रैल की अहम वॉर रूम मीटिंग, 6 मई के कूटनीतिक चलावे और अंततः 7 मई को मुख्य ऑपरेशन सिंदूर तक सब कुछ बहुत तेजी से होता है। ये टाइमलाइन इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि एक तनावपूर्ण स्थिति कैसे रातों रात एक निर्णायक हमले में तब्दील हो सकती है। अध्याय 1, पहलगाम की त्रासदी। ये हिस्सा इस पूरे सैन्य अभियान का इमोशनल कैटलिस्ट यानी भावनात्मक उत्प्रेरक है। 26 ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि उस भयानक त्रासदी का परिणाम है। कहानी के अनुसार सिर्फ 15 मिनट तक चली उस गोलीबारी में 26 मासूमों की जान चली गई। स्रोत सामग्री में 2 बहुत ही मार्मिक घटनाओं का जिक्र है। पहला, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का बलिदान, जिनकी शादी को सिर्फ 6 दिन हुए थे, और दूसरा, आदिल हुसैन नाम के एक स्थानीय मुस्लिम व्यक्ति की बहादुरी। जब आतंकियों ने एक हिंदू पर्यटक पर निशाना साधा तो आदिल बिना अपनी जान की परवाह किए बीच में आ गया और बंदूक छीनने की कोशिश में मारा गया। ये विवरण कहानी में एक बहुत ही गहरा भावनात्मक प्रभाव छोड़ता है। अब आते हैं अध्याय 2 पर, कूटनीतिक और रणनीतिक योजना। पहलगाम की इस घटना के बाद भारतीय सरकार की तुरंत प्रतिक्रिया क्या रही, इसे बहुत सटीकता से दिखाया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सेना के हथियारों का इस्तेमाल होने से पहले ही कूटनीतिक धरातल पर कैसे कड़े कदम उठाए गए। इस कहानी में दिखाया गया है कि पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग करने के लिए सिंधु जल समझौते के तहत पानी का बहाव रोक दिया गया, अटारी बॉर्डर बंद हुआ, वीज़ा रद्द कर दिए गए और यहां तक कि पाकिस्तानी ओटीटी कंटेंट पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। ये युद्ध के मैदान में उतरने से पहले लड़े जाने वाले एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की बेहतरीन तस्वीर है। यहाँ एक बहुत ही शानदार रणनीतिक विरोधाभास देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के दिमाग में चल रही कशमकश को देखिए। एक तरफ 1999 का कंधार हाईजैक है, जब मसूद अजहर को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, हाथ बंधे हुए थे, और दूसरी तरफ 2025 का दिल्ली वॉर रूम है, जहां प्रधानमंत्री द्वारा सेना को खुली छूट दे दी गई है। यह विरोधाभास मजबूती से स्थापित करता है कि अब वो पुरानी बेबसी दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। अध्याय 3, छलावे की कला यानी आर्ट ऑफ डिसेप्शन। किसी भी सफल सैन्य ऑपरेशन की जान उसकी रणनीति में होती है। तो असली चाल ये थी कि दुश्मन का ध्यान कैसे भटकाया जाए। 6 मई को उत्तर भारत के 244 शहरों में मॉक ड्रिल की घोषणा की गई। मकसद एकदम साफ था, पाकिस्तान का पूरा ध्यान उत्तर की सीमाओं पर खींचना। और जब उनकी नजरें उत्तर में गड़ी थीं, तब बिल्कुल चुपचाप दक्षिण में तंजावुर एयरबेस पर असली स्ट्राइक स्क्वाड्रन तैयार हो रहा था। ये सामरिक भटकाव सच में इस कहानी के सबसे रोमांचक हिस्सों में से एक है। अध्याय 4, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देना। 7 मई की रात दिल्ली वॉर रूम की निगरानी में इस निर्णायक प्रहार को आखिरकार अंजाम दिया जाता है। सिर्फ 9। कहानी के अनुसार ये कोई आम जवाबी कार्रवाई नहीं थी। भारतीय वायुसेना ने सिर्फ 25 मिनट के भीतर 9 हाई वैल्यू आतंकी ठिकानों को निस्त नाबूद कर दिया। 25 मिनट और 9 कैंप्स का खात्मा, ये दिखाता है कि ये हमला कितना अचूक और तीव्र था।
निशाना बनाए गए ये ठिकाने कोई आम कैंप नहीं थे। मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप, जहां से पहलगाम के हमलावर आए थे, मुरीदके में लश्कर का मरकज़ तैयबा, जहां 26/11 की साजिश रची गई थी, और बहावलपुर में बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर जैश का हेडक्वार्टर मरकज़ सुबहान अल्लाह, जो पुलवामा हमले का केंद्र था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके खुले तौर पर इन ऐतिहासिक आतंकी केंद्रों को नष्ट किया, जो कहानी का एक बहुत ही बड़ा और अभूतपूर्व कदम है। जाहिर है, इतने बड़े हमले के बाद उधर से प्रतिक्रिया तो आनी ही थी। पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलें दागी, लेकिन भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने उन सब को हवा में ही खत्म कर दिया। जब उनके फाइटर जेट आए तो भारत ने 5 जेट मार गिराए, लाहौर का रडार तबाह कर दिया और पलटवार करते हुए 11 पाकिस्तानी एयरबेस पर सटीक हमले किए। ये हिस्सा इस ऑपरेशन की तकनीकी श्रेष्ठता और पूर्ण सफलता को साबित करता है। अध्याय 5, परिणाम और संदेश। 10 मई की शाम पाकिस्तान सीज फायर की गुहार लगाता है, लेकिन असली संदेश तो इस सैन्य कार्रवाई के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में छिपा था। यहाँ कहानी का सबसे गहरा विरोधाभास सामने आता है। याद है पहलगाम में आतंकियों ने क्या किया था? धर्म पूछकर लोगों को मारा था। इसके ठीक उलट ऑपरेशन की सफलता बताने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी, जो एक मुस्लिम है, और वायुसेना की विंग कमांडर वामिका सिंह, जो एक हिंदू हैं, एक साथ खड़ी थी। ये एक बेहद मजबूत संदेश है कि जहां आतंक बांटने का काम करता है, वहीं एकजुटता इसका सबसे करारा जवाब है। और यहीं आकर इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सार्थक हो जाता है। प्रधानमंत्री का यह बयान, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था, हमने आतंक के अड्डे उजाड़ दिए, इस पूरे जवाब को कहानी की शुरुआत में हुई उस नवविवाहित जोड़े की त्रासदी से सीधे जोड़ देता है। ये सिर्फ एक सैन्य फैसला नहीं था, बल्कि एक तरह का भावनात्मक न्याय भी था। लेकिन क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? घटनाओं के इस पूरे कालक्रम को समझने के बाद आइए इस कहानी के अंतिम और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। कहानी हमें इस एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ऑपरेशन सिंदूर ने कैंप तो तबाह कर दिए, इमारतें मलबे में बदल गईं, लेकिन उस जमीन पर आज भी वो कट्टरपंथी सोच मौजूद है, जो नए कैंप और नई साजिशें रच सकती है। हथियार और अड्डे तो मिटाए जा सकते हैं, लेकिन उस वैचारिक खतरे का क्या जो इन्हें जन्म देता है? ये सवाल इस बात की ओर इशारा करता है कि भौतिक जीत के बावजूद ये लड़ाई शायद कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। इसी गहरे विचार के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।